अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 28 मिलियन डॉलर्स यानी 4 अरब 59 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद अब ब्रॉडशीट कंपनी से जुड़ा एक और तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावे मौसवी मुसलसल इंटरव्यूज दे रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर और परवेज मुशर्रफ के दौर में होने वाले एहतसाब पर सब पर सवालात उठा दिए हैं, इल्जामात लगा दिए हैं, जिसके बाद हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ और ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बयानियां बना रही है। वजीर आजम इमरान खान ने भी आज ब्रॉडशीट के सरबराह के एक दावे का जिक्र किया। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई वजीर आजम को आज ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू के बाद ये बात पता चली है कि $1 अरब का एक अकाउंट है, या वजीर आजम को ये बात पहले से पता थी? और क्या वजीर आजम को ये पहले से पता था कि ब्रॉडशीट के CEO का ये दावा दुरुस्त है या गलत? ये तमाम हक़ाइक़ हम प्रोग्राम में आगे आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट्स भी की। वज़ीर आज़म ने लिखा कि पहले पनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग से पर्दा हटाया। अब ब्रॉडशीट के इंकिशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। इन आलमी इंकिशाफात पर यह अशराफिया खुद को विक्टिमाइजेशन कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती। वज़ीर आज़म ने लिखा कि इंकिशाफात तो महज एक झलक हैं। ब्रॉडशीट से हम अपनी अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और तहकीकात रुकवाने वालों के हवाले से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। अब हुकूमत कह रही है कि ये अपोजिशन के खिलाफ स्कैंडल है, अपोजिशन कह रही है कि ये इस हुकूमत और इदारों के खिलाफ स्कैंडल है। मगर अगर ये वाकई स्कैंडल है तो ये पूरे निज़ाम के खिलाफ एक स्कैंडल है। कावे मौसवी ने अपने इंटरव्यूज़ में जो दावे किए हैं और जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, उन सब का एक एक करके जायज़ा लेते हैं और आपके सामने रखते हैं। कावे मौसवी का पहला दावा और पहला इल्ज़ाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत और उनके मातहत इदारों पर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनरल मुशर्रफ का इसरार था कि नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत का ताक़ुब किया जाए, लेकिन हमने इस बात पर जोर दिया कि हम सियासी इंतकाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी की हुकूमतों को भी देखा जाए। मुशर्रफ ने हामी भर ली और इत्तफाक हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को भी देखा जाएगा। शुरू में जनरल मुशर्रफ का फोकस था कि नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ तहकीकात हों, मगर हमने वाज़ेह कर दिया कि हम किसी सियासी विछड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने कहा तमाम साबका हुकूमतों की तहकीकात होनी चाहिए, तो जनरल मुशर्रफ मान गए और बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की भी तहकीकात का कहा। हमारे पास पूरी लिस्ट थी और इस लिस्ट में से एक शख्स बाद में जनरल मुशर्रफ हुकूमत के वज़ीर दाखिला बन गए। मौसवी ने दावा किया कि लिस्ट में जो टारगेट्स थे, जब उनसे मुताल्लिक मालूमात आना शुरू हुई तो नैब ने कुछ नाम हटाने पर इसरार करना शुरू कर दिया। उनमें से एक नाम ऐसा था जिन्हें बाद में परवेज़ मुशर्रफ की काबीना में वज़ीर दाखिला बनाया गया। वो शख्स कौन थे, इस हवाले से भी उन्होंने बताया। नैब ने हमसे कहा कि उनका नाम लिस्ट में से हटा दें, मगर हमने मना कर दिया और उसके कुछ अरसे बाद वो वज़ीर दाखिला बन गया। ये एक शर्म की बात थी, ये एक फ्रॉड था, ये वो मुनाफिकत थी जो उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत कर रही थी। वो कौन वज़ीर दाखिला था जिसके फंड्स अमेरिका में न्यू जर्सी में फ्रीज किए गए थे? वो मिस्टर शेरपाव थे। जैसे ही हमने न्यू जर्सी में मिस्टर शेरपाव के अकाउंट फ्रीज किए, हमने फौरन हुकूमत पाकिस्तान को बताया कि वहाँ की हुकूमत तो खत लिखे और कहे कि म्यूचुअल असिस्टेंस के तहत ये लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को दी जाए। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल उलट किया और ये लिख दिया कि अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए, और फिर हमें कहा कि शेरपाव का नाम अपने टारगेट्स की लिस्ट से भी निकाल दें। हम हैरान रह गए। हमने लाखों खर्च करके इस शख्स के अकाउंट्स ढूंढे, फिर फ्रीज करवाए, और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने बजाय इसके कि इस पैसे को वापस पाकिस्तान लाते, उन अकाउंट्स को अनफ्रीज करके शेरपाव को वजीर बना दिया। अभी ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ब्रॉडशीट के CEO के मुताबिक शेरपाव का नाम उनकी लिस्ट से हटा दिया गया, बाद में उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया। इसी तरह नैब बाज़ नामों को लिस्ट से हटाने की बात करता रहा।
बाद में 2003 में नैब ने ब्रॉडशीट से अपना मुआहदा ही मनसूख कर दिया और ब्रॉडशीट से राब्ता मुनक़ता कर दिया और फिर ब्रॉडशीट ने लंदन की अदालत में उसे चैलेंज कर दिया और 2009 में ब्रॉडशीट ने लंदन की अदालत में पाकिस्तान पर जुर्माना आयद करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मगर इससे 2 साल पहले क्या ब्रॉडशीट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक पाकिस्तान की क़यादत को आगाह किया था? इस हवाले से ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी का दावा है कि 2007 में उन्होंने जनरल मुशर्रफ से सवाल किया कि आपने हमें पाकिस्तान आने की दावत दी, नैब का इदारा बनाया, लेकिन फिर हुआ क्या? तो जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया कि जब हमने इलेक्शन करवाए तो तमाम करप्ट मुंतखब हो गए और उन्होंने नैब को नाकारा बना दिया। In 2007, General Musharraf came to the Oxford Union. 2007 में जनरल मुशर्रफ बरतानिया आए और मैंने उनसे पूछा कि जनरल मुशर्रफ, आपने हमसे चोरों को पकड़ने को कहा और फिर क्या हुआ? तो जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कराए और फिर वही सारे लोग मुंतखब हो गए। And they came back to power and they gutted NAB. बाद में ब्रॉडशीट को पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लंदन की अदालत में फतह हासिल हुई। मुख्तलिफ अपीलों के बाद लंदन की अदालत ने ब्रॉडशीट से यकतरफा तौर पर मुआहदा मनसूख करने पर पाकिस्तानी हुकूमत पर $28 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। अब अहम बात यह है कि ब्रॉडशीट ने इब्तिदा में पाकिस्तानी हुकूमत पर जुर्माने के लिए लंदन की अदालत से अपील की थी कि वो नवाज शरीफ की लंदन की जायदादों को जब्त करे और जुर्माने के बदले में ब्रॉडशीट को उन्हें फराहम कर दे। मगर जब फैसला आया तो लंदन की अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में मौजूद रकम को जुर्माने के तौर पर अदा करने के लिए कहा, जिस पर नून लीग ने उसे अपनी फतह के तौर पर पेश किया। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए $2,87,00,000 अदा किए गए, मगर फिर भी नाअहली के लिए इकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और अमानतदारी की गवाही कुदरत दे रही है। मगर मूसवी ने नून लीग के इस दावे को मुस्तरद किया और कहा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की अटैचमेंट से वो खुद पीछे हट गए थे क्योंकि हमें दूसरे फंड्स तक रसाई मिल गई थी, दूसरे अकाउंट्स तक। The application was withdrawn. We did not. हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को अटैच करने की एप्लीकेशन इसलिए वापस ली क्योंकि हम उन असासों को अटैच करना चाह रहे थे जो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने ये फैसला दिया था कि ये अपार्टमेंट्स चोरी के पैसे से खरीदे गए थे। हमने उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बरतानिया की हाई कोर्ट के जज के सामने रखा। शरीफ फैमिली का ये कहना है कि इन अपार्टमेंट्स पर अपनी दरख्वास्त वापस देना उनकी मासूमियत का सबूत है, एक साफ झूठ है। हमने दरख्वास्त इसलिए वापस ली क्योंकि हमें पाकिस्तान के यूनाइटेड बैंक में मौजूदा फंड्स का पता चल गया था जो हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जगह अटैच कर दिए। Funds that we frozen at United Bank. और सिर्फ यही नहीं, कावे मूसवी ने दावा किया कि 2012 में अंजुम डार नामी शख्स ने उनसे मुलाकात की और ख़ुद को नवाज शरीफ का भांजा या भतीजा बताकर $25 मिलियन की पेशकश की और कहा कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात से पीछे हट जाएं। Mr. Anjum Dar came to see us in 2012. He brought. अंजुम डार मुझसे 2012 में मिलने आए। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई और खुद को नवाज शरीफ का भतीजा जाहिर किया और हमें $25 मिलियन की रिश्वत ऑफर की। उस वक्त कमरे में दूसरे लोग भी मौजूद थे और मैंने ये फौरन बात अपने वकला को बता दी थी। मैंने नवाज शरीफ को अंजुम डार के जरिए यही पैगाम भिजवाया जो पता नहीं नवाज शरीफ तक पहुँचा या नहीं कि आप उन्हें रिश्वत दे रहे हैं जिनसे हुकूमत का मुआहदा ही करप्शन से लड़ने का है। अगर आपने ये मामला सेटल करना है तो अदालत के जरिए करें। If you wish to settle this, do it through the court. फिर इस इल्ज़ाम पर नून लीग ने सवाल उठाया कि 2003 में जनरल मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट का पाकिस्तान से मुआहदा ख़त्म कर दिया था, तो वो 2012 में उन्हें तहकीकात से पीछे हटने की क्यों पेशकश करेंगे। सिर्फ यही नहीं, हुसैन नवाज ने डॉट न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का अंजुम डार नामी कोई रिश्तेदार ही नहीं है। अगर किसी शख्स ने यह दावा किया है तो क्या मूसवी की तहकीकाती कंपनी के लिए ये इतना मुश्किल काम था कि इल्ज़ाम लगाने से पहले वो पता कर लेते कि वो शख्स है कौन। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ कावे मूसवी ने कहा कि ये एक इल्ज़ाम है, हम कभी नवाज शरीफ के बुकला से नहीं मिले, सिर्फ उस शख्स से मिले जिसने खुद को उनके भतीजे के तौर पर जाहिर किया और हमारे सामने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को कॉल की, उर्दू में बात की और मुझे उर्दू नहीं आती। मेरे पास कोई तरीक़ाकार नहीं था कि इस बात की तस्दीक करूं कि अंजुम डार का नवाज शरीफ का भतीजा होने का दावा दुरुस्त है या नहीं। उसने मुझे नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर दिखाई, फिर उसने मेरे और मेरे साथी के सामने नवाज शरीफ को फोन किया, बल्कि ये कहूँगा कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को फोन किया और मेरे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि वो नवाज शरीफ से ही बात कर रहा था क्योंकि वो उर्दू में बात कर रहा था। शायद मुझे 20 साल में उर्दू सीख लेनी चाहिए थी। शायद अगर नैब मुझसे एक और मुआहिदा करे तो मैं उर्दू सीख लूंगा। This time I will learn Urdu. मगर फिर अंजुम डार के हवाले से आज वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिया कि वो मुस्लिम लीग नून जर्मनी का सदर है। जो चीज़ मंजर पे आई है वो वही उसका बयान है ब्रॉडशीट वाले का
कि जी एक अंजम डार नामी शख्स ने आके, जिसने अपने आप को भांजा भतीजा नेफ्यू बताता है नवाज शरीफ का, इसको आके रिश्वत देने की कोशिश की। तो आप बड़े खुशी से बगले बजा रहे हैं कि जी वो तो उनका भांजा भतीजा ही नहीं है, वो दूसरा उनका साहबजादा लंदन से नमूदार हुआ, उसने कहा जी हमारा फैमिली ट्री देख लें, हमारा भांजा नहीं है। भाई आपका जर्मनी का प्रेसिडेंट तो है ना PMLN का, कितनी तस्वीरें चाहिए अंजुम डार की मैं आपको दे दूं नवाज शरीफ के साथ? इस मामले की क्या तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये मामला था नवाज शरीफ का, मगर कावे मूसवी ने मौजूदा हुकूमत पर भी इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि पहले गुज़िश्ता हुकूमत में 2017 में उन्हें एक ऐसे अकाउंट का पता चला जिसमें $1 अरब थे। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को इस हवाले से बताया, मगर कुछ नहीं किया गया। फिर अक्टूबर 2018 में मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे को भी इस हवाले से सबूत दिए, मगर जवाब दिया गया कि इसमें हमारा कट क्या होगा, हिस्सा क्या होगा। In the summer of 2017, 2017 की गर्मियों में हमने हुकूमत पाकिस्तान को एक अकाउंट का बताया जिसमें $1 अरब थे। फिर अक्टूबर 2018 में एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिला और मैंने उन्हें एक अकाउंट के शवाहिद दिए जिसमें $1 अरब थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पैसा 2016 की गर्मियों में सऊदी अरब से एक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। मैंने हुकूमत पाकिस्तान को बताया और उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझसे अपना कट मांग लिया। what do they say? What's our cut? और वज़ीर आज़म तो आज की तकरीर में कावे मूसवी के इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं, मगर कावे मूसवी कह रहे हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद ही इस हुकूमत को $1 अरब का बता दिया गया था, मगर जवाब में उनसे कट मांगा गया। आखिर ये कट किसने मांगा था? कावे मूसवी ने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि वो एक फ़ौजी थे। जब मैंने उनसे सबूत मांगे तो उन्होंने मुझे हमारे इस मुजवज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट दिखाया जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजा था, जिसमें इस हवाले से बहस चल रही थी कि अगर पाकिस्तान हमें तहकीकात के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट देगा तो हम जुर्माने की रकम छोड़ देंगे। मगर उस शख्स से 10 मिनट बात हुई तो उन्होंने कहा कि $1 अरब के अकाउंट से मिलने वाली रकम में से 20% आपको मिलेगा, इसका आधा हमें मिलना चाहिए। The gentleman who came to see me, he was a military man. जो शख्स मेरे पास आया उसने कहा वो मिलिट्री से हैं और अपनी शनाख्त नहीं दे सकते क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग अपना नाम नहीं जाहिर करते। मगर मैंने कहा कोई सबूत दिखाइए, तो उसने सबूत के तौर पर नैब के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें वो मुआहदे का ड्राफ्ट भी था जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजा था, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा वक्त आया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे नए मुआहदे की बात की थी जो हमने भेज दिया था। मगर उस शख्स से 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने कहा कि आपको तो इस मुआहदे से $200 मिलियन का फायदा होगा, क्योंकि अगर $1 अरब मिलते हैं तो इसमें 20% का आपको $200 मिलियन मिलेगा। फिर उसने कहा इस $200 मिलियन का आधा हमें मिलना चाहिए। तो मैंने पूछा किसे? तो उसने जवाब दिया जो लोग आपसे ये मुआहदा कर रहे हैं। I said the people who are giving this contract. और उसके बाद उससे थोड़ी देर पहले नदीम मलिक साहब को समा टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि वज़ीर आज़म ने कावे मूसवी के इंटरव्यू का हवाला देकर कहा $1 अरब का क्या हुकूमत पाकिस्तान को पहले से पता था? क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के हवाले से फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने आगाह कर दिया। You have also mentioned that आपके सामने एक अकाउंट आया जिसमें 2016 में सऊदी अरब से $1 अरब मुंतकिल हुए और आपने उस अकाउंट के बारे में एक फौज के जनरल को और फिर शहजाद अकबर को बताया। वो जनरल कौन था? Who was that general? I don't know. मुझे नहीं पता। मैंने फौरन इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया था फौरी तौर पर। उनके पास सबूत के तौर पर हुकूमती दस्तावेजात की कॉपीज मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये ISI का भी ऑपरेशन है, क्योंकि ISI भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थी जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजे थे। Copies of my own documents which have been submitted to Pakistan through them. क्या आपने ये मालूमात शहजाद अकबर को भी दी? Shahzad Akbar has that. शहजाद अकबर को ये मालूमात वुकला से मिली होंगी, मैंने नहीं दी, क्योंकि मेरे वुकला ने इस मुलाकात के 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के वुकला को बता दिया था कि मुझे नए मुआहदे की लालच देकर रिश्वत देने की कोशिश की गई है जिसमें वो अपना हिस्सा भी चाहते थे। मैं फौरन उनसे मीटिंग छोड़कर चला गया। मैंने इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जो बरतानिया में जुर्म है, और फौरन अपने वुकला को बता दिया जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को एक लंबा और तफसीली खत लिखकर सब बता दिया। और अगर शहजाद अकबर अपना काम ठीक से करते हैं, जिसका मुझे यकीन नहीं है कि वो अपना काम ठीक से करते हैं, तो उन्होंने वो खत जरूर पढ़ा होगा। ये $1 अरब का अकाउंट किसका है? बेहतर है कि आप ये सवाल नैब से पूछें, क्योंकि मैंने ये इतलात नैब को दे दी थी और शायद उन्होंने वो सब कचरे में डाल दिया। तो अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को मूसवी के दावे के मुताबिक पहले से इस बात का पता था, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने फ़ौरन बता दिया था, तो उस $1 अरब का आज तक क्या किया गया
और जिसने कट मौसूवी से मांगा उसकी शिकायत भी अगर फौरी कर दी गई थी तो उसके हवाले से क्या किया गया। साथ ही मौसूवी ने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज किया कि वो लंदन की अदालत का फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। मैं हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि अदालती फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। अदालती फैसले कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मगर मैं हुकूमत पाकिस्तान को इख्तियार देता हूं कि वो अदालती फैसला पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें। अगर इमरान खान अपनी करप्शन के खिलाफ लड़ने के दावे में सच्चे हैं तो उन्हें ब्रॉडशीट केस में अदालती फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ उनकी हुकूमत की तरफ से देखा है वो स्पिनिंग है। इमरान खान, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सारी कमेटियाँ बनाना और दावे करना छोड़ दें, बल्कि अदालती फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें ताकि पाकिस्तान के अवाम सच जान सकें। Publish the judgment of Sir Anthony Evans. अब ये अहम चैलेंज है और अपनी तरफ से इजाज़त दी है कि जो लंदन अदालत का फैसला है वो अवाम के सामने रखा जाए। साथ ही आज शहजाद अकबर साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलाकातें ज़रूर की मगर जुर्माने की रकम कम कराने के लिए उनसे मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने मुआहदे की ख्वाहिश का इज़हार किया था, मगर हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही इस वक्त इन मामलात को परसू करना चाहती है। तमाम केसेस को परसू कर रहे हैं, लेकिन हमें माजी की चीज़ों से सीखना भी चाहिए। किसी प्राइवेट फर्म के साथ असिस्टेंस का काम करना, उसके कुछ और क़वाइद ज़वाबित होते हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करने में कुछ और होते हैं। मैं ये जो ब्रॉडशीट वाले साहब हैं इनको एक दो दफ़ा मिला भी और ये ख़ुद के इंकोर्ट भी कर रहे थे कि मैं इनको मिला हूँ। मैं इनको मिला इसलिए था कि जब ये अवार्ड हो गया तो मैंने कोशिश की कि हम अवार्ड के ऊपर निगोशिएट करें कि जितना कम से कम हमारे टैक्स पेयर का नुकसान हो सके। उस वक्त इन्होंने हमें ऑफ़र भी की और कुछ ज़ुबानी बातें भी की कि जी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा था उस बुनियाद के ऊपर अब हमारा ये फ़ैसला यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। पिछले तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उन्हें मज़ीद इतलात इस हवाले से चाहिए हैं। $7 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। मुर्ज़ा अली शाह हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, उनके पास कुछ ख़ास इतलात हैं कि ये हुकूमत कहीं ना कहीं किसी मुआहदे की बात ज़रूर कर रही थी ब्रॉडशीट के साथ दोबारा। मुर्ज़ा बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ा बताएगा, शहजाद अकबर साहब तो कह रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करना चाहते हैं, दरमियान में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं ब्रॉडशीट के साथ? देखिए, जो शहजाद अकबर वो डिफरेंट बात कर रहे हैं, ये मामला हो रहा है, लेकिन इसमें भी शहजाद अकबर ये कंफर्म करेंगे कि ये मीटिंग हुई है। पिछले साल ये मीटिंग हुई है। लंदन से जो ब्रॉडशीट के जो सीईओ हैं कवे मूसवी, उनके साथ मुलाकात की, जहां पर एक शख्स जिनका नाम बैरिस्टर जफर अली क्यूसी है, यहाँ पर बैरिस्टर है, वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि वो अलेजिडली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बियाफ पर वो उनसे मिल रहे हैं और ये कि उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ब्रॉडशीट को दोबारा इंगेज किया जाए ऑन अ नंबर ऑफ मैटर्स। उसके बाद लंदन से उन्होंने ट्रैवल किया। वो जो हमने जो डॉक्यूमेंट देखा उसके मुताबिक उनकी इमरान खान से, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, असद उमर से मुलाकात हुई, शहजाद अकबर से मुलाकात हुई और जिसमें जफर अली क्यूसी ने मुख्तलिफ ऑफर्स की हुकूमत पाकिस्तान को। शहजाद अकबर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पूरा प्रपोजल दिया कि ब्रॉडशीट को, जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं उनको दोबारा इंगेज किया जाए और जो अलेजिड जो $1 बिलियन जिनकी बात हो रही है कि सिंगापुर के अकाउंट में पड़े या फिर मिडिल ईस्ट का भी जिक्र आया कि उनको ट्रेस करने के लिए और जो दीगर जो पॉसिबली जो एसेट्स हो सकते हैं उनको ट्रेस करने के लिए उनकी खिदमात ली जाएं। बाकायदा तौर पर टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए। जफर अली क्यूसी पाकिस्तान से होकर कवे मूसवी को टेक्स्ट करते रहे कि मेरी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात, आज दीगर हुकाम है उनके साथ मुलाकातें हैं और उन्होंने उनको पूरा तकरीबन ये 3 से 4 महीने मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। उसके बाद लंदन में पाकिस्तान से एक शख्सियत ने ट्रैवल किया और जो ब्रॉडशीट के ऑनर हैं उनके साथ जहां पर मुलाकात की और जहां उन्होंने पहली बार उनसे कहा कि अगर तो वो $1 बिलियन की रिकवरी होती है तो उसमें जो उनका कमीशन 20% में बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा, लिहाजा उनको उसमें से कट दिया जाए। कवे मूसवी का ये कहना है कि वो उस कट का जब उनसे कहा गया तो वो उन्होंने वॉकआउट कर लिया। लेकिन इस पूरी स्टोरी के दौरान हमने शहजाद अकबर से रब्ता किया, उन्होंने मीटिंग की तस्दीक की, जफर अली क्यूसी ने तस्दीक की, कवे मूसवी ने तस्दीक की और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जो एलन एंड ओवरी को यहाँ से लिखा गया खत जो कवे मूसवी के वकला ने लिखा और वो पूरी जो यहाँ पर पाकिस्तान में मीटिंग्स होती रही और जो लंदन में डिस्कशन हुई उस हवाले से उनको वो पूरा लीगली एवरी जो डेवलपमेंट होते रही उसके ऊपर उनको वो अपडेट करते रहे। अब यानी कि कवे मूसवी कह रहे हैं कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान को फौरन बता दिया था। ये डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि वजीर आजम पूरी तरह लूप में थे। वजीर आजम आज तकरीर करते हुए इस बात का इजहार कर रहे हैं जैसे उन्हें कवे मूसवी की पहली दफा इंटरव्यू देख के पता चला इस $1 अरब के अमाउंट का। तो फिर उस $1 अरब का हुआ क्या? जिसने कट मांगा था उसका हुआ क्या?
जी उसकी वजह ये बनी कि जब हम बात कर रहे हैं पिछले साल समर 2019 की, ये जो डिस्कशंस थी, जो हमारे ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके साथ जब से वो हुकूमत में आए मुख्तलिफ लोग उनके साथ मिले, दर्जनों लोग उन्होंने कहा कि आके हमसे मिले, हम सब की बात सुनते हैं, लेकिन चूंकि हमारा उनका ये कहना है कि बरतानवी हुकूमत के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हम किसी ऐसी डील में नहीं जाना चाहते कि जिसकी वजह से जिस तरह पहले पाकिस्तान को 65 मिलियन पाउंड का US डॉलर्स का नुकसान हो गया, कोई ऐसी डील में हम ना पड़े। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं, लेकिन ये फैसला स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि क्या किसी डील में एंटर होना है या नहीं। लेकिन उसमें जो कवे मूसवी का ये कहना है कि उनको हुकाम ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से उनको ये फीडबैक मिला कि वो जो एविडेंस जो वो पेश कर रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं था। जो लंदन में जो हमारे यहाँ पर ज़राए से बात हुई, जो कि पाकिस्तान से जिस शख्सियत ने लंदन ट्रैवल किया, हमारे जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत है, और वो तस्दीक कर रहे हैं कि लंदन में वो जो जिसका कवे मूसवी जिक्र कर रहे हैं वो मीटिंग्स हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उनको बातें बताएंगे वो वादे थे और कोई एक्शनेबल उनको इंटेलिजेंस से ऐसी लीड नहीं मिली कि जिसकी बुनियाद पर वो समझते कि एक नया जो एग्रीमेंट है वो किया जाए और एक जो PTI की हुकूमत को नया माहिदा साइन करे। बहुत शुक्रिया मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब हुआ, वज़ीर आज़म लूप में थे, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने कवे मूसवी के इंटरव्यूज़ को देखते हुए ट्वीट्स भी कर दिया, इतना बड़ा बयान भी दे दिया। हालांकि वज़ीर आज़म को ये बात पहले से पता थी। हुकूमत के हवाले से बड़े अहम सवालात पैदा हो रहे हैं। हमने आज मुसलसल कोशिश की है कि शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में आए। हमने वज़ारत इत्तलात से भी दरख्वास्त की, जब शहजाद अकबर साहब ने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने भी कहा कि हमने पैगाम पहुँचाया है, मगर शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में नहीं आए हैं। मगर क्योंकि ये बात 2017 में बताई गई थी पहली दफ़ा, उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी से, तो शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हम उनसे पूछेंगे इस $1 अरब की क्या कहानी थी। एक ब्रेक के बाद अंजुम डार कौन है और क्या 2017 में शाहिद खान अब्बासी साहब के इल्म में भी ये बात $1 अरब की आई थी? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, एक अंजुम डार का क्लेम किया गया और फिर ज़ाहिर कावे मूसवी ने उसको अलेजिड कह दिया कि जी मुबैना तौर पर था, मगर शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि आपका जर्मनी का सदर है, $25 मिलियन की ऑफर नवाज शरीफ साहब की तरफ से 2012 में कि पीछे हट जाएं। क्या मामला है, आपका क्या वर्जन इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल इंतज़ार मत करें, अंजुम डार के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कराएं, उसके ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त क्या करें, जो भी करना है आपने। अगर 2012 में ये मूसवी साहब जो हैं इनको ऑफ़र हुई है तो उनको उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहिए था या नैब को बताना चाहिए था, नैब कार्रवाई करते। ये मज़ाक़ खेज़ बातें करने से बात नहीं बनेगी। मैं आज भी कहता हूँ फौरी तौर पर एक दिन का भी इंतज़ार मत करें। अंजुम डार के ख़िलाफ़ जो भी वो आदमी है, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, एकदम पर्चा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। ये 8 साल का इंतज़ार क्यों किया है? नहीं, मगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मूसवी ने लंदन में बैठकर आप पर इल्ज़ाम लगाया, तो आप लंदन की अदालत में उनके खिलाफ शरीफ ख़ानदान करे केस। उसने शहजाद अकबर साहब के बारे में फरमाया है तो शायद पर्चा शहजाद अकबर साहब को करना चाहिए, अगर उसकी बातें झूठी हैं तो। मैंने इरफान हाशमी साहब का मुझे क्लिप भेजा है किसी ने, तो जो उसने बातें की हैं उसको ज़रा देख लें कि उन बातों में हुकूमत के बारे में वो क्या बातें कर रहा है। ये अजीब सा मामला बना हुआ है। हकीकत ये है कि आपने $65 मिलियन खर्च कर दिया, यानी ये उस ज़माने के हवाले से ये कोई मेरा ख्याल है $6.5 अरब रुपया बनता है जो हुकूमत पाकिस्तान का ख़र्च किया गया सिर्फ़ एक शख्स को के ख़िलाफ़ मवाद ढूंढने के लिए। और आज 20 साल गुजरने के बाद आपको एक पैसे का भी आपके पास सबूत नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सारी हकीकत है ब्रॉडशीट की। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कभी इधर से जोड़ते हैं कभी उधर से जोड़ते हैं। मैं ये सुनना चाहूँगा कि इस $6.5 अरब रुपये के बाद क्या मूसवी ने नैब को नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई भी सबूत दिया है? मेरा तो ये सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है। सब मगर एक सवाल आपसे है। मूसवी कह रहे हैं कि 2017 में जब आप वज़ीर आज़म थे उस वक्त ये $1 अरब सऊदी अरब से जो मुंतकिल हुए उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कि एक पाकिस्तानी का अकाउंट है, आपकी हुकूमत को दी गई, नैब को दी गई और उसके बाद इस हुकूमत को भी दी गई। मगर इस हुकूमत में किसी ने आके कमीशन के अंदर कमीशन मांग लिया, कट मांग लिया। मगर आपकी हुकूमत ने उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नैब ने आपको बताया, आपके इल्म में ये बात आई थी?
मैंने ये बात इरफान हाशमी साहब के जो मुझे क्लिप भेजा गया है उसमें देखी है, और ये मूसवी साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को ये बात की थी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको मैंने कोई सबूत दिया था। जो जितना अरसा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में रहे हैं, जितना अरसा मैं रहा हूँ, हमने कभी नैब से कोई रब्ता नहीं किया, ना उनको कहा कि किसी पर कार्रवाई करें या ना करें। ये हमारा काम नहीं है। ये नैब एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, वो अपनी इंक्वायरीज़ करता है, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करता है। ब्रॉडशीट का वायदा भी उसने ख़ुद किया, ब्रॉडशीट को पेमेंट भी नैब ने की, उसका कम से कम हमारी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौजूदा हुकूमत जो है ये पूरा दावा करती है कि हमने वज़ीर भी रखे हुए हैं जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं, जो नैब से कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ये भी सबूत मौजूद है कि ये हुकूमत नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करती है, उनके ज़रिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाती है। और ये बातें जो मूसवी साहब का क्लिप है उसके अंदर भी मौजूद हैं कि उसने कहा कि मैंने मुशर्रफ के ज़माने में भी नाम दिए और उन नामों पर कार्रवाई नहीं हुई। आप इसमें ये बात ज़रूर महसूस करें कि ये शख्स ये बातें क्यों कर रहा है। बातें इसलिए कर रहा है कि उसको पैसा मिलता था, जो रिकवरी होती थी उसका हिस्सा मिलता था। तो अगर एक साहब के बारे में कोई मवाद वो ढूंढ ले और हुकूमत पाकिस्तान कहे कि नहीं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी, तो उसको अपना हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए उस शख्स को तकलीफ़ ये है, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ये है कि जिसके ख़िलाफ़ भी आपको मवाद मिला है, आप उस मवाद का पीछा करें, उस शख्स को पकड़ें। अगर $1 अरब आया है तो बजाय इसके कि यहाँ से कोई आदमी जाए और वो उस पैसे का कट मूसवी साहब से मांगना शुरू कर दे, पाकिस्तान की हुकूमत को उसका पूरा पीछा करके रिकवरी करनी चाहिए। यही अकाउंटेबिलिटी होती है। मगर मुझे बताएगा कि अब मूसवी साहब एक दावा कर रहे हैं, इस हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से ये इजाज़त देता हूं कि इस फैसले को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाए, ताकि शरीफ खानदान के दावों की भी हकीकत सामने आ जाएगी, और ये जो हुकूमत दावे कर रही है, शहजाद अकबर साहब दावे कर रहे हैं, उसकी हकीकत भी पाकिस्तान के आवाम के सामने आ जाएगी। अगर आप समझते हैं आप लोग दुरुस्त हैं, तो आप भी इस मुतालबे की हाँ में हम मिलाएंगे कि हाँ जी अदालती फैसला आवाम के सामने रख दिया जाए जो लंदन की अदालत ने नैब के हवाले से दिया। आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो फैसला ब्रॉडशीट के हक़ में बरतानवी हुकूमत, बरतानवी अदालत का आया है, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कर दें। और हम राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये मूव करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया जाए कि उसके अंदर ये सब नाम मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये रिपोर्ट है, ये नैब के पास पहले से मौजूद है, और आज ये उस अदालत की कार्रवाई का हिस्सा भी बन चुकी है। जब वो अदालत की कार्रवाई पब्लिक होगी तो आपके सामने ये नाम आएंगे कि कौन से वो नाम हैं जिनके बारे में कोई सबूत या कोई मवाद जो है वो मूसवी साहब ने पैदा किया है। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये नाम सामने आए और उन नामों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैं तो इसके हक़ में हूँ। आज इस मसले का हल यही है। कभी डार ने दे दिया, कभी फलाने ने फ़ोन कर दिया। वो मूसवी साहब के बयान भी बदलते रहते हैं, हुकूमत के बयान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बदलते हैं। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि नैब रिपोर्ट पब्लिक करे। आज नैब भी अंडर स्क्रूटनी है, क्योंकि जो बातें मूसवी ने उस क्लिप में कही हैं कि नैब मुझे कहता था कि फ़लाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करो, फ़लाने का नाम निकाल दो, फ़लाने को कुछ ना कहो, फ़लाने को ना ढूंढो। और पूरी कोशिश एक शख्स पर हुई, नवाज शरीफ पर। एक पैसा नवाज शरीफ के बारे में ना मूसवी ने बात की है। कभी कहते सऊदी अरब से पैसा, भाई सऊदी अरब से पैसा आया है तो उसका बंदे का नाम बता दें किसको पैसा आया है। $1 अरब अगर आया है तो बड़ी मज़े खेज सी बातें हैं। वैसे मगर आप भी सिर्फ इतना बता दें कि 2017 में आपके इल्म में ये बात नैब नहीं लेके आया था, आपको ये बात नहीं पता थी कि $1 अरब आया है जिसका मूसवी साहब दावा कर रहे हैं। मैं 10 महीने प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मेरी कोई मीटिंग नैब से नहीं हुई। नैब को मैं ऐसा इदारा समझता हूँ जिसने मुल्क की तरक्की को मफलूज कर दिया है, मुल्क की सियासत को तबाह कर दिया है, लोगों को तोड़ा और ख़रीदा है। मैं इस इदारे से ना कभी मीटिंग हुई है, ना कभी करना चाहता हूँ। तफ्तीशें मेरे ख़िलाफ़ बहुत की हैं, अदालती कार्रवाई भी जारी है, वो मैं मुकाबला कर लूँगा। लेकिन ये इदारा आज ख़ुद बताए, रिकॉर्ड इनके पास है,
अगर हुकूमत को रिकॉर्ड आया है, मुझे उसका इल्म नहीं है, वो भी रिकॉर्ड सामने रखें। और सबसे बड़ी ज़रूरत आज ये है, सबसे बड़ी ज़रूरत शाहजेब साहब ये है कि जो अदालती फ़ैसला बरतानवी जज ने किया है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया जाए, वहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को चैलेंज करता हूँ कि बजाय ये बयानात करने के और तकरीरें और NRO और इस किस्म की बेहुदा बातें करने से बेहतर ये है कि उस फैसले को कल सुबह अवाम के सामने कर दें, वहीं से हकीकत का इल्म सारे मुल्क को हो जाएगा। मतलब ये आम बात है, मुसवी साहब ने भी मुतालबा किया है, आप भी कर रहे हैं, देखते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या करती है ताकि आवाम के सामने सारी हकीकत खुलकर आ जाए। आप ये बताइए, आप अब वतन वापस आए लंदन से और आपकी नवाज शरीफ साहब से जाहिर है वहाँ बात हुई होगी। DG ISPR का इस दौरान बयान आया और उन्होंने कहा कि फ़ौज को इस सारे मामला से अलग रखें, हम सियासत में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं कर रहे हैं और ना ही हम चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब कन्विंस्ड हैं अब इस बात से, और आपका आइंदा बयानिया क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा? जो इदारों के हवाले से बयानिया था उसमें फ़र्क होगा या कन्विंस नहीं है? देखिए, हमने जो बात की है वो साबका जो मामलात मुल्क के अंदर रहे हैं, ख़ास तौर पर 2018 के इलेक्शन के हवाले से हमने बात की है कि वहाँ पर क्या हुआ, उसके कौन ज़िम्मेदार हैं और उस इलेक्शन में धांधली की वजह से आज जो मुल्क के अंदर ख़राबियाँ हैं उनका कितना बड़ा असर है, ये बात हमने की है। अगर DG ISPR ने ये मुनासिब समझा है कि ये ज़रूरी हो कि वो ये कहें कि फ़ौज मुल्क की सियासत में मुदाखलत नहीं करती, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं फ़ौज की बात को फेस वैल्यू पर कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन ये अमलन उनको साबित करना होगा कि जो हमारी 73 साल की तारीख़ है वो हमने बदल दी है और इसके बाद फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। ये मैं ये समझता हूँ कि मुल्क, और यही PDM की भी डिमांड है, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डिमांड है, या हर पाकिस्तानी की डिमांड है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, हर इदारा अपने हदूद के अंदर रहकर काम करे, और यही, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है मुल्क की तरक्की का। मतलब अब ये ज़ाहिर है आप लोग वेलकम भी कर रहे हैं बयान को, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अमली तौर पर साबित करें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, अपोजिशन भी आपने एक लंबा अरसा की है, ऐसा क्या होगा, वो क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत आप कहेंगे कि हाँ जी अब हम कन्विंस्ड है कि जो बात कही गई थी उस पर अमल भी हो रहा है और अब मुदाखलत नहीं हो रही? देखिए शाहजेब साहब, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, करप्शन आप पैसा बना सकते हैं, आप पैसा छुपा नहीं सकते। तो सियासत में मुदाखलत आप छुपाने की कोशिश जितनी करें वो नज़र आती है, वो फैसलों में नज़र आती है, वो अमलन नज़र आती है, मुल्क के जो मामलात चल रहे होते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो इस मुल्क की सियासत में रहा हो उसको बखूबी अंदाज़ा होता है कि कौन से फ़ैसले के अंदर क्या मुदाखलत है, कौन से अमल में क्या मुदाखलत है, तो ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मैं आपको आज से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि हमारे 3 MNAs को रब्ता किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप इस्तीफ़े ना दें। तो ये बातें जो होती हैं यही सबूत होती हैं कि जो फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये हिस्सा ले रही है सियासत में, उसका इंटरेस्ट है सियासत में। वो क्यों है, कैसे है, ये मामलात सबके सामने हैं। और आज मुल्क की ख़राबी की बुनियाद जो है ये मुदाखलत है, इलेक्शन में मुदाखलत है। जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और बड़ी खुश आइंद बात है अगर DG ISPR ने कर दी है, वो नुमाइंदगी करते हैं फ़ौज की सोच की, फ़ौज के फ़ैसलों की, तो बहुत खुश आइंद बात है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि अमलन ये इस पर बात चलती है या नहीं चलती। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुसवी साहब के बाद अब नून लीग की तरफ से शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी हुकूमत से कहा है कि जो लंदन में अदालत का फैसला आया है बरतानिया में, उसे अवाम के सामने रखा जाए ताकि सब कुछ अवाम के सामने हकीकत आए। हुकूमत क्या करेगी, वो हुकूमत के पास फैसला है, रखेगी या नहीं रखेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में 2 जनवरी को 21 साला नौजवान उसामा सत्ती की मौत की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि नौजवान उसामा सत्ती बेगुनाह था। तहकीकात में उसका किसी डकैती या जुर्म से कोई वास्ता साबित नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक उसामा सत्ती को किसी एक एहलकार ने नहीं बल्कि चारों अतराफ से गोलियां मारी गईं।
जब उसामा ने गाड़ी रोकी तो उसे हदफ बनाया गया और बराह रास्त फायरिंग की गई। ये इत्तफाक नहीं हो सकता, ये पुलिस की लापरवाही है। जिन्होंने ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत हासिल की होती है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि गाड़ी पर ओपन फायर किया गया और उसामा को जानबूझकर कत्ल की नीयत से गोलियां मारी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े की जगह से गोलियों के जो 18 खोल मिले हैं उन्हें 72 घंटे बाद फोरेंसिक के लिए भेजा गया, जो ये जाहिर करता है कि तफ्तीशी अफसरान मुजरिमों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में पुलिस की पॉलिसी होती है कि पहले असलहे का इस्तेमाल ना किया जाए, मगर उसामा की गाड़ी पर 22 गोलियां उस वक्त चलाई गई जब वो गाड़ी में बैठा हुआ था, जो यह साबित करता है कि पुलिस एहलकार उसामा सत्ती को किसी भी कीमत पर मारना चाहते थे। और फायरिंग का अंदाज साबित करता है कि पुलिस अफसरान का इरादा उसामा को कत्ल करने का था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौके पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरान की जानिब से सबूत मिटाने की कोशिश की गई, बजाय इसके कि उसामा की लाश को अस्पताल भेजा जाता। ऑफिशियल्स ने उसे सड़क पर रहने दिया, जिससे लगता है कि उसामा के मरने का इंतजार किया गया। फिर उसकी लाश पुलिस की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल की गई। यहाँ तक कि पुलिस कंट्रोल ने 1122 की एम्बुलेंस को गलत एड्रेस बताया और बाद में वापस भेज दिया गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उसामा सत्ती की फैमिली से उसकी मौत को 4 घंटे तक छुपाया गया। पुलिस ने वाक़े को डकैती बनाने की कोशिश की और सीनियर अफसरान को अंधेरे में रखा। मौके पर मौजूद अफसर ने जाए वक़ुआ की कोई तस्वीर नहीं ली। उसामा सत्ती का किसी डकैती या जुर्म से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। आज वज़ीर आज़म ने भी उसामा सत्ती के वालिद से मुलाकात की और तहकीकात में शफाफियत की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नदीम अफजल चंद कुछ हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं रखते थे, जिसकी वजह से इस्तीफ़ा सामने आया है। अब अहम बात यह है कि सानह मच के बाद जब तनकीद हो रही थी कि वज़ीर आज़म कोयटा क्यों नहीं जा रहे, तो उस वक्त नदीम अफजल चंद ने ट्वीट किया था कि ए बेयारो मददगार मासूम मजदूरों की लाशों, मैं शर्मिंदा हूँ। उन्होंने इस वाक़े पर मज़ीद ट्वीट्स भी किए। जबकि कल काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वज़रा को हुकूमत के फ़ैसलों की ओनरशिप लेनी चाहिए, अगर वो इख्तलाफ रखते हैं तो उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और आज नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा सामने आ गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।